नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। इस वक्त मैं हाथरस में हूँ। आपने एक चीज नोट करी होगी, हाथरस मामले में अचानक से सबको ना सच नजर आने लगा है। मतलब हाथरस मामले में अब सब निष्पक्षता की एक्टिंग करने लगे। मतलब पहले पक्ष विपक्ष चल रहा था, अब सब निष्पक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो एजेंडे के तहत हाथरस का इस्तेमाल कर रहे थे, अब सबको अचानक से ना सब लाइन पर आते नजर आ रहे हैं। मतलब जैसे ही जी न्यूज ने सच दिखाया, तब जाकर सबको समझ में आया। आप सोचिए ना, कितनी बड़ी हाथरस को लेकर साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी। दंगों की साजिश थी, फंडिंग का तमाम वो चीजें, और इसके अलावा भी जितने भी खुलासे जी न्यूज की तरफ से किए गए। हम लोग आज 5 बजे, देखिए आज ये पीड़िता का घर है हमारे पीछे, इस वक्त अंदर जाना ठीक नहीं है। माहौल बहुत ही गमगीन है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं ना, क्योंकि बेटी के दर्द से ज्यादा सबको राजनीतिक रोटियों की यहाँ पर चिंता थी। राजनीतिक बारात यहाँ पर लगाई जा रही थी, पॉलिटिकल पर्यटन यहाँ पर चल रहा था। लेकिन जी न्यूज ने सच दिखाया, तब जाकर सबको समझ में आया। मेरे साथ यहाँ पर विशाल पांडे हैं। आप जानते हैं विशाल पांडे की तरफ से ही वो बड़े खुलासे, तमाम हाथरस का सच आप तक पहुंचाया गया था। इसके अलावा मेरे साथ अब मुझे बताया जा रहा है कि बलरामपुर, क्योंकि हर कोई जो है हाथरस तो आ रहा है, बलरामपुर कोई क्यों नहीं जा रहा है। जी न्यूज की टीम जो है इस वक्त जो है बलरामपुर भी अब पहुंच चुकी है। मेरे साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त वहां से जुड़ चुकी हैं। पूजा, हाथरस में रस है राजनीतिक, बलरामपुर से बैर किस चीज का था भाई अब तक? आप तो ग्राउंड जीरो पर हैं, आप ही बता दें पूजा। बिल्कुल अमन, सबसे पहले जब यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर प्रशासन है, पुलिस है, अमला है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो इंसाफ नहीं है। उसकी दरकार करता हुआ परिवार यहाँ पर भी मौजूद है, और यही सवाल परिवार के मन में भी मौजूद है कि अगर हाथरस जा सकता है हर कोई, तो बलरामपुर की लड़ाई कहाँ से कमतर है? यहाँ जो बेटी है उसकी जान गई है, उसके साथ जो हादसा हुआ आज देश जानता है। ऐसे में क्यों इंसाफ नहीं मिलता और क्यों यहाँ सन्नाटा पसरा है? क्यों यहाँ जो आप हाथरस में देख रहे हैं एक्शन, वो बलरामपुर में नज़र नहीं आता? यही बात हमने बहन से भी पूछी है, आपसे मैंने पहले भी पूछा, फिर पूछती हूँ। क्या लगता है कि जो नेता वहाँ नज़र आते हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं अभी तक? जी बिल्कुल, जो नेता वहाँ पे, हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं, जो नेता वहाँ पे जा रहे हैं वो नेता यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? हम लोग की भी मांग है कि वो नेता यहाँ पे आए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी यहाँ पे आए, अखिलेश यादव यहाँ पे आए, और हम लोग को इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ दिलाएं। क्या लगता है आपको माता जी, आपने तो अपनी बेटी को खोया है, वो दर्द कम नहीं है, लेकिन आज आप यहाँ देख रहे हैं कि 9 दिन हो गए हैं और रोज एक ही चीज आप बोल रही हैं कि इंसाफ दिला दो, लेकिन कोई आता नहीं है सुध लेने के लिए? नहीं, कोई नहीं आता है। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारा इंसाफ दिला दो, हमारे बच्चे का इंसाफ दिला दो। अमन, मैं आपको बताऊं, जब मैं यहाँ पहुंची थी तो ये माताजी अस्पताल गई हुई थी और ग्लूकोज चढ़वाकर अभी लौटी हैं, क्योंकि 9 दिन से एक ही बात कहते कहते इतनी कमज़ोर हो गई कि अभी अभी अस्पताल से लौटी हूँ, और आज फिर हमारे साथ हैं और फिर से वही बात कह रही हैं। आपसे भी मैं पूछती हूँ कि जिस तरह से इतने दिनों में कार्रवाई हुई है, आपको लगता है कि इंसाफ मिल रहा है, सब ठीक हो रहा है? इंसाफ क्या मिल रहा है? आज 9 दिन हो गए और आज या कल में हम लोग को जाके पता चला कि अब रिमांड में लिया जाएगा। वो भी इस बात का पता नहीं है कि उसको रिमांड में लिया गया या फिर नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात अमन की, यहाँ जो हो रहा है परिवार को भी उसकी जानकारी नहीं है कि जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने कुछ बताया या नहीं बताया है। इस पूरे मामले का असली सच क्या है, जांच में क्या निकला है? यहाँ पूरा परिवार मेरे साथ मौजूद है और लगातार यही बात पूरा परिवार कह रहा है कि हमें इंसाफ दे दीजिए, हमें जानकारी दे दीजिए, हमारी बेटी के साथ किसने क्या किया है ये सच सामने आना चाहिए और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। पता है, लेकिन परिवार का लगातार यही कहना है कि आते सब है, पुलिस प्रशासन आज भी नजर आ रहा है, पर कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल ठीक कह रही है। दरअसल दुख इस चीज का होता है कि बेटियों का ना बंटवारा कर दिया गया। यहाँ पर रस है, आप समझ रही है, यहाँ पर राजनीतिक रस है, यहाँ पर समाज को तोड़ने का मौका है। हाथरस में तो पंचर हो जाता है ना एजेंडा। मैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ते हैं, मैंने तो उनको चुनौती दी, बलरामपुर के बलात्कार के आरोपियों का नाम लेकर दिखा दो। उनकी जुबान पर नाम नहीं आ रहा था, उनका पंचर हो जाता है वहां पर एजेंडा। हाथरस में राजनीतिक रस है, यहाँ पर दंगा कराने का मौका है, बेटी की राख पर यूपी जलाने का मौका है, सत्य का सत्यानाश करने का मौका है।
कहते हुए दुख होता है जब यहाँ पर हम आते हैं। विशाल हमारे साथ है, कई दिनों से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं। इकलौते मेरे ख्याल से ऐसे रिपोर्टर हैं जो सत्य की तलाश में थे, बाकी सब ड्रामेबाजी नौटंकी में लगे थे। और सत्य का सत्यानाश करने वाले तमाम उन बुद्धिजीवी या उन डिजाइनर गैंग या उन पत्रकारों की पोल खोलने वाले इकलौते पत्रकार विशाल सब जाग गए। सबको अचानक से सच दिखने लगा, सब अचानक से निष्पक्ष हो गए। क्या हो गया? कौन सी घुट्टी पिला दी? देखिए अमन, क्योंकि हाथरस में हमें सभी पक्षों को जानना जरूरी था। लगातार सोशल मीडिया पर जब हम गांव में आ रहे थे, तमाम लोग ये कह रहे थे कि आप हमारा पक्ष तो जानिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर ये जो 4 लड़के हैं अगर ये दोषी हैं तो आप इन्हें फांसी पर लटका दीजिए। जब यहाँ पर हमने सिलसिलेवार ढंग से सबसे पहले हमने कॉल डेटा रिकॉर्ड दिखाया जी न्यूज पर रात 9 बजे डीएनए में। कॉल डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक 100 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत होती है। और ये खबर दिखाने से पहले हमने पीड़िता के भाई से भी बातचीत की। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी कभी कोई बातचीत संदीप से हुई है जो आरोपी है, तो उन्होंने मुझे मना किया। हमने उसके बाद जब पूरा ब्यौरा देखा तो लगभग 5 घंटे की बातचीत अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक। इसके अलावा लवकुश की मां का वो बयान जिसे अब तक कोई नहीं दिखा रहा था, अब सारे चैनल्स उसको दिखा रहे हैं। अब सब लाइन पर आ रहे हैं। सब लाइन पर आ रहे हैं। लवकुश की मां ने कहा कि मेरा बेटा तो मेरे साथ चारा काट रहा था, वो पानी पिलाने के लिए आया था। दुख इस चीज का है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जितने लोग यहाँ पर जो हुड़दंग करने आ रहे थे, यहीं पर पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहीं पर हुड़दंग कर रहे थे, वो दंगे की आग में घी डालने का काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, वो भी अगर डायरेक्टर वहां बैठे हैं ना, शाहीन बाग और यहाँ हाथरस को शाहीन बाग या यहाँ दंगा जो प्लान था, डायरेक्टर तो एक है, लेकिन अमन एक्टर अलग अलग। पीड़िता की मौत हुई है, वो संवेदनाएं हैं और पीड़िता को न्याय दिलाना भी जरूरी है। ये सच आना भी जरूरी है कि पीड़िता की मौत कैसे हुई, इससे कोई दूर नहीं जा सकता। सीपी सिंह मेरे साथ है, उसके बाद अनुराग भदौरिया भी है, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी हैं। सीपी सिंह साहब, जो विशाल कह रहे हैं, बेटी की तो किसी को नहीं पड़ी थी ना। यहाँ परिवार, भोले भाले परिवार, इंसाफ बहुत जरूरी है बेटी के लिए। परिवार को तो भड़काया गया, फिर उस एजेंडे को आगे बढ़ाया गया। बेटी की किसी को पड़ी थी क्या, जो अब अचानक से सबका वो निष्पक्ष प्रेम जाग गया, निष्पक्ष अवतार? बेटी के प्रति, उसके मृत्यु के प्रति जो पीड़ा उसने झेली होगी, उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं था। कुछ मीडिया वाले और ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन लोगों ने उसकी राख बुझने से पहले ही, रादर उसके बहुत पहले, उस पर राजनीति शुरू कर दी और सीधे साधे परिवार वालों पे वो लोग बिल्कुल हावी हो गए। परिवार के लोगों की बोली छीन ली उन लोगों ने। वो जो लोग सच कह सकते थे, सच बता सकते थे, सच मानिए, तो उन्होंने उनकी बेटी का गम दुख मनाने तक का टाइम नहीं पता। ये ऐसा नहीं है, वैसे कुछ लोगों को पता था विशाल, कुछ लोगों को पता था। मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आऊं, उससे पहले अनुराग भदौरिया, एक सवाल आपसे, क्योंकि आपने तो लाठियां खाई हैं। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अखिलेश यादव क्यों नहीं आए थे। खुद समझ आया? उन्हें कहीं ना कहीं अंदाजा होगा कि पूरा सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। अब आपको समझ में आया कि वो क्यों नहीं आए थे। आपको भेज दिया लाठी खाने के लिए, खुद नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि कहानी कुछ और है, सच कुछ। आपने भी गुस्से में बोला होगा, क्या बॉस हमको लाठियां पड़वा दी, मामला तो कुछ और ही निकला, या कुछ और निकलते की दिशा में है। मेरा सवाल एक सीधा, बुरा लगा होगा, लाठियां बहुत पड़ी आपको। नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ सरकार से, और सरकार जवाब नहीं दे पा रही। लास्ट 14 तारीख जब से ये इंसिडेंट हुआ है, आप पूछो, मैं पूछ रहा हूँ, रात के अंधेरे में उस बच्ची का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के क्यों कर दिया? क्या ये मानवता है? क्या हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आपने किया? अनुराग, बलरामपुर में भी हुआ ना, बलरामपुर में नहीं हुआ क्या ये रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार? तो ये देखो ना, बलरामपुर में, अरे पता भी नहीं होगा आपको। अरे देखिए प्रदर्शन, देखिए बलरामपुर का, अरे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बलरामपुर में नौटंकी हुड़दंग। अरे पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, पूरा वीडियो प्री वाइट दिखा रहा हूँ, पूरा वीडियो प्री वाइट दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप। अरे देख लीजिए, मैं, हम लोग कोई समाजवादी लोग हैं, कोई हम भारतीय जनता पार्टी के क्या तो झूठ बोलते हैं। ये देखिए आपको पूरा वाइट दिखा रहा हूँ, सुन लीजिए आप। जी जी तो जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बंद करें बोलना। कौन आरोपी है? बलात्कार के आरोपी। मेरी बात, बलात्कार के आरोपी वहां पर शाहिद और साहिल निकले, तो आपको लगा कि वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा, बलरामपुर भूल गए प्रदर्शन करके। अरे यार मैं कह रहा हूँ भाई, ये लाठी डंडे बलरामपुर में खाते ना जाकर, तब अच्छा लगता। तो ये नहीं चलेगा अमन जी, आप अपनी बात में, मैं कह रहा हूँ प्रदर्शन करके आए, वीडियो दिखा रहे हैं, फिर कह रहे कि आप आरोपी वहाँ पे माइनॉरिटी के थे, इसलिए हमने। अच्छा, मैंने तो सारे ट्वीट देख लिए, अखिलेश यादव का कोई बयान आया बलरामपुर पर। आप सुधांशु जी से पूछिएगा ना कि सुधांशु जी की सरकार में महिलाओं पे अत्याचार क्यों हो रहा है? ये सरकार निकम्मी है कि नहीं है? चाहे बलरामपुर की घटना हो, चाहे बुलंदशहर की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे बाराबंकी की हो, चाहे कहते चाहे जौनपुर की हो, चाहे आजमगढ़ की हो, चाहे भदोही की हो, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है ना। चाहे
हाथरस की हो या हापुड़ की हो या गाजियाबाद की हो, किसकी जिम्मेदारी बनती है महिलाओं को सुरक्षित देना? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है क्या दूसरों का आरोप लगा के? इसके मतलब सरकार, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है क्या? विपक्ष सरकार में क्या? विपक्ष जब सड़क पे दंगे की आग में घी डालने का काम जो आप लोगों ने किया, जो हुड़दंग किया, वो सड़क पे उतरेंगे तब जाके न्याय की लड़ाई थी तो सच का इंतजार करना था, तो भारतीय जनता पार्टी इंतजार करना। भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं होगी कि भदोही में कोई बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो मानेगी नहीं है। अयोध्या में बच्ची के साथ अन्याय हुआ मानेगी नहीं, मतलब हमें आना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु देखिए, ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, या इनको पता नहीं था या उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे ये लोग? देखिए, मैं एक बात, अनुराग भदौरिया जी ने जो बात कही कि कहीं पर भी कोई भी घटना हो तो सरकार की उस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए, सामान्य रूप से मैं इनकी बात स्वीकार करता हूं। चाहे वो हाथरस हो, बलरामपुर हो या कहीं पर भी हो, सरकार को पूरी सतर्कता सजगता के साथ काम करना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि बलरामपुर में तो कहीं ना नेताओं का जमावड़ा दिख रहा है, ना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट दिख रहा है, ना अनुराग भदौरिया जी लाठी खाने के लिए बलरामपुर के विषय पे, जबकि ना वहां सीबीआई इंक्वायरी हुई है, ना वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट हुआ, केवल आरोपी गिरफ्तार हुए। आप भी भाई यहाँ गिरफ्तार भी मैंने वीडियो दिखा दिया आपको, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है, सीबीआई भी कर दी गई है। इसके बावजूद ये चल रहा है तो ये दर्शाता है कि भैया अंतर क्यों है। अभी आप इनसे पूछिए कि अगर सरकार आपकी है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, आप उसको बचाव कर रहे हैं क्या? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि महिलाओं का अत्याचार उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? इसके मतलब सरकार की कानून व्यवस्था फेल है, सरकार का पुलिस प्रशासन फेल है, सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि सरकार फेल होगी, प्रशासन फेल है सरकार का। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को, विपक्ष से सवाल पूछती है, सरकार उसकी है, सरकार हम आपकी है, सवाल पूछते हैं क्या? शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? आपकी सवाल पूछिए, अपराधी में लगा रहे हैं और आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी है। शर्म कीजिए, आप विपक्ष की जिम्मेदारी, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप भूल गए तो, अगर आपको याद नहीं है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर आप भूल रहे हैं तो याद कीजिए। और जिम्मेदारी आपकी बनती है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कानून व्यवस्था की, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। और आप जिम्मेदारी से भागते कि विपक्ष नहीं प्रदर्शन करने आता, विपक्ष आएगा तब आप देखोगे, फिर आपको क्यों चुना गया यहाँ पे? इनको 5 मिनट चीख लेने दीजिए, उसके बाद हम बोलते हैं, क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है जवाब देने के लिए, इसलिए इस ढंग का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मुझे सीधे जवाब दीजिए, हमारे लिए दोनों बराबर, बच्ची को रात के अंधेरे में जवाब नहीं आपके पास, परंतु आप ये बताइए कि आप लाठी खाने के लिए हाथरस के लिए गए और चूप बोलने बलरामपुर क्यों नहीं गए? चले ठीक है, बलरामपुर का प्रदर्शन बीच में बोलने दीजिए ना। का भी दिखा दे आपको, लेकिन आप सबकी सरकार कहाँ है? स्मृति रानी जी कहाँ है? मुख्यमंत्री जी कहाँ है? आप कहाँ है? आप टीवी में बैठ के खाली बयान देंगे कि जाएंगे वो बच्ची के घर में, कि खाली टीवी आपको भी राज्यसभा दिया है ना उत्तर प्रदेश से, फिर किसने दिया आपको? खाली टीवी में बोलने के लिए कि न्याय के लिए नहीं दिया। आप जाइए, अभी बलरामपुर जाइए, अभी BHU आप नहीं जाएंगे। अब मैं जवाब दे दूं, ऐसा है और बताइए सरकार बीच में मत बोलिएगा अनुराग, मुझे अब तहसीन के पास जाना, पूजा मक्कड़ के पास भी जाना, बीच में मत बोलिएगा अनुराग। सुधांशु त्रिवेदी, नहीं करेंगे, यहाँ नाटक करेंगे। हमारी सरकार है, सरकार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई मुस्तैदी से कर रही है। और जो कुछ हाथरस में हुआ, बताइए कौन सी कार्रवाई आपको चाहिए? गिरफ्तार हो चुके अभियुक्त, उन पर चार्जशीट हो चुकी, SIT गठित हो गई, टाइम बाउंड उसको वो देना है, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, CBI को चला गया और सरकार ने यह भी कह दिया अगर CBI किसी सर्वोच्च न्यायालय के जज के मॉनिटरिंग में काम करना चाहे तो हमें आपत्ति नहीं है। और इसके आगे आप क्या चाहते हैं? मगर इनमें से एक शब्द भी आपका बलरामपुर के लिए नहीं निकलता, क्योंकि वहां वोट बैंक है। पूजा मक्कड़, ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, पूजा मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, तहसीन पूनावाला मैं आपके पास आ रहा हूँ। उससे पहले पूजा मक्कड़ आपके पास आकर ये बताते हुए कि कोई भी खबर इस वक्त अगर आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं, वो हम, क्योंकि हमारे लिए खबरों पर भरोसा आपका बहुत ज़रूरी है, खबरों की प्रामाणिकता बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद है, इस वक्त हम भी हाथरस में मौजूद हैं, पीड़िता के घर पर। हम लोगों ने तमाम गवाह और एक्सपर्ट से बात की है, तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी ये खबर 100% सही है, क्योंकि बलरामपुर में भी अब पूजा मक्कड़ जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। बोलिए पूजा, उसके बाद तहसीन में आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए पूजा।
सबसे पहले अमन, सबसे प्रामाणिक तस्वीरें सीधे देखना जरूरी है उन लोगों के लिए जो बहस कर रहे हैं। ये सड़क है, ये खाली पड़ी है। यहाँ जो हमने हाथरस में जमावड़ा देखा उसके उलट तस्वीर है। ये घर है, हम आपको घर भी दिखा देते हैं, उसके दरवाजे खुले हुए हैं। कोई भी नेता आए तो चाहे आकर अपनी बात रख सकता है, अपने आरोप भी लगा सकता है। जो ये कह रहे हैं कि सरकार ने जिम्मेदारी अगर नहीं निभाई तो कोई भी आकर यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। और ये परिवार है जो मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि हमसे ना कोई मिलने आता है, ना हमें कोई ये बताता है कि हो क्या रहा है और इंसाफ मिलने में कितनी देर लगेगी। 9 दिन बाद आज हम यहीं खड़े होकर सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और हर किसी को ये तस्वीरें देखनी चाहिए जो स्टूडियो में बैठकर आज ये बहस कर रहे हैं कि हम यहाँ गए वहां गए। इतनी भीड़ में डंडे खाने वाले नेता इस खाली सड़क और खाली दरवाजे तक आकर एक बार परिवार से पूछते क्यों नहीं है क्या दिक्कत है? जो बात आप भी बार बार कह रहे हैं वही सवाल यहाँ पर परिवार भी पूछ रहा है कि क्या यहाँ का दर्द आपको हाथरस के दर्द से कुछ कम लगता है? तहसीन पूनावाला, चूज कैसे करते हैं वैसे तहसीन कि मतलब हाथरस पर बवाल करना चाहिए, हुड़दंग करना चाहिए, गिरने की एक्टिंग करनी चाहिए, ये चूज कैसे करते हैं और बलरामपुर पर नहीं? मतलब कुछ तो पैमाना होगा कि यहाँ नहीं वहां, वहां नहीं यहाँ। अजमेर छोड़ देते हैं, सीकर छोड़ देते हैं, जयपुर छोड़ देते हैं, बलरामपुर छोड़ देते हैं और हाथरस पकड़ लेते हैं। चूज कैसे करते हैं? वो मॉडस ऑपरेंडी में समझना चाह रहा था तहसीन। प्रथम तो मैं आपके रिपोर्टर का शुक्रगुजार हूं जो अभी बात कर रही थी, रिपोर्टर आपकी, कि वो चाहती थी कि जो विपक्ष है वो वहां तक इंसाफ दे। यानी कि इस प्रदेश में आदित्यनाथ जी पर और नरेंद्र मोदी जी पर सबका भरोसा हो गया है, विपक्ष ही इंसाफ दे सकती है। अब लोग मान, तो ये बात साबित हो गई। आप जो कह रहे हैं कि आपने जो शुरुआत में कहा वो कॉल रिकॉर्ड्स की जो आपने बात की अमन भाई, क्योंकि आप मेरे मित्र थे, ये इलीगल है। आर्टिकल 21 राइट, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के नीचे कॉल रिकॉर्ड्स आप ऐसे किसी का बिना इजाजत आप दे नहीं सकते और ये अलाउड नहीं। आप जो कॉल रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं ना, ये सबूत है तो उस लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन कि उसका रेप हुआ, ये कानून 2013 में चेंज हो चुका है और डाइंग डिक्लेरेशन को सबूत माना जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। फिर क्या करते हैं? इस तरह की इलीगल घटनाएं कम से कम अमन भाई आप तो ना करें। और लास्ट चीज, ये जो आप पी प्रेजेंटली दिखा रहे हो, इसमें आपने फोरेंसिक करा है, उसी ने पी डाला है प्रेजेंटली का, इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस है, कोई वीडियो कैमरा एविडेंस है, कहां से आप ला रही है एविडेंस? और जो लड़की कैरी वाला बलात्कार हुआ, डाइंग डिक्लेरेशन, उसका मानने को तैयार नहीं हो, क्या बात कर रहे हो भाई? तहसीन, मेरे ख्याल से आप बच्ची की तो बात ही मत करिए ना, बेटी की तो पड़ी ही नहीं है ना। अगर बेटी की पड़ी होती तो बेटियों का बंटवारा क्यों करते? अगर बच्ची की वाकई फिक्र होती या बेटी, क्योंकि बेटी के इंसाफ के लिए हम लोग यहाँ पर आए ना, जी न्यूज ऐसे थोड़ी ना ग्राउंड जीरो पर आया, क्योंकि कुछ लोगों ने बेटी के इंसाफ की लड़ाई को दंगों के लिए हाईजैक कर लिया। मेरा तो बस कंसर्न इस चीज का था, या तो उनको पता नहीं था, वो इतने भोले थे, या उस कॉन्स्पिरेसी का वो लोग हिस्सा थे। यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था। सीपी सिंह, पता नहीं था ये उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। देखिए, वो उस कंस्पिरेसी के हिस्सा है। ये बात जो एक स्टिंग ऑपरेशन एक टीवी चैनल ने दिखाया उससे साफ जाहिर हो गया है कि वो कह रहा है कि जब गोलियां चल जाएंगी, 2 लोग इधर से मरेंगे, 2 लोग उधर से मरेंगे, उसके बाद में यहाँ राहुल गांधी आएंगे। और अब कांग्रेस का तो इसमें कुछ था ही नहीं। हमने तो इस मामले को जिंदा करके दिखाया है। इसके लिए हमको गोलियां चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए, इसके लिए हमको पैसा चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस का आला कमान इस शामिल था और कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई जो और पार्टियां और संगठन है, जैसे पीएफआई है, एसडीपीआई है, वो सब इसमें शामिल थे। 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई है, उसमें 50 करोड़ तो सिर्फ मॉरिशस से आया है यहाँ पे जातीय दंगा फैलाने के लिए। और इन लोगों के लिए कुछ ऐसा है कि अगर आरोपी मुसलमान है या फिर हत्यारा मुसलमान है तो बलात्कार और हत्या सब सेकुलर है। अगर हिंदू आरोपी हो गया, बलात्कार का आरोपी हो गया, हत्या का आरोपी हो गया, तब वो कम्युनल हो जाता है, क्योंकि उनसे उनकी जो वोट की फसल है लहलहा जाती है। संगीत रागी साहब, चुना कैसे जाता है कि मतलब रेप का भी बंटवारा हो जाता है क्या? सेकुलर कम्युनल चुना कैसे जाता है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आज पूरा देश, पूरी दुनिया, यूएन तक इन लोगों ने बात पहुंचा दी, हाथरस को लेकर बदनाम करने की कोशिश की गई। चूज कैसे किया जाता है? जो सीपी सिंह साहब कह रहे हैं, सेकुलर कम्युनल बना दिया जाता है क्या? देखिए अमन जी, इस चीज को समझिए कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में यहाँ पर आई और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, ये इनको सांप सूंघ गए। इनको ये समझ में नहीं आया कि ये सफलता कैसे हुई है।
देखिए, जब जब हिंदुत्व इकट्ठा होकर के आएगा, विकास की राजनीति होगी और हिंदुत्व उसके साथ खड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है। लेकिन जब जब हिंदुत्व कमजोर होगा और वो जातीय हिस्से में बटेगा, तब तक इनके लिए वो इलेक्टोरल तौर पर फायदेमंद होता है। ये काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने, आप देखिएगा कि आपको गुजरात के विधानसभा चुनाव से इन्होंने यात्रा शुरू की थी। आपने बहुत सुना होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम, कि कैसे जातीय खेमों में बांटा जाए और कैसे देश को तोड़ा जाए। दूसरा प्रयोग इन्होंने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में किया। 2019 के चुनाव में ये पिट गए। लेकिन बस मुझे वहां की बेटी और यहाँ की बेटी में फर्क कैसे हो जाता है? बंटवारा कैसे हो जाता है? ये समझाइए ना रागी साहब। सेकुलर रेप, कम्युनल रेप, बस सर फर्क ये बोलते हुए बुरा सर फर्क ये है कि जो सर फर्क ये है कि वहां पर वो मुसलमानों के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वोट बैंक का मामला आता है। यहाँ उनको वो यदि वो जातियों में तोड़ते हैं तो मुसलमान तो उनका वोट बैंक है ही। ऐसी स्थिति में दलित मुसलमान का एक कॉम्बिनेशन बनाने और कांग्रेस की ये पूरी साजिश रही है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि दलित मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन था, राजनीतिक कॉम्बिनेशन, ये जिन्ना भी चाहते थे, जिसे अंबेडकर जी ने खारिज कर दिया था। आज के दिन में दलित जिन्ना का काम श्रीमती सोनिया गांधी की पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये देश के साथ गद्दारी है, ये देश के साथ विश्वासघात है। राहुल गांधी की हालत वैसे ही है जैसे एक कहावत है, फटा। सुन लीजिए मेरे अमन जी, बस 10 सेकंड अमन जी, बस 10 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड अमन जी, 10 सेकंड। मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी की हालत वैसे ही। एक फिल्म देखे थे, फटा पोस्टर निकला हीरो। आदमी यहां से, भाई बहन जहां से निकलते हैं, अपने गाड़ी में बैठ करके ट्रेवल करते हुए आनंद से जाते हैं और अद्भुत अभिनय अदाकारी पर कौन नहीं मर मिटेगा। वहां जाकर के ये व्यक्ति जो है वो मीडिया में गंभीर हो जाता है। हम जानते हैं कि राहुल गांधी का पैर फिसलता है, तो ये उम्र ही है पैर संवेदनहीनता तभी देख ली थी जब गाड़ी में दोनों भाई बहन ठहाके लगाते हुए जा रहे थे सर। वो तो हमने गंभीरता मैंने संवेदनशीलता तभी देख ली थी जब दोनों भाई बहन गाड़ी में ठहाके लगाते हुए जा रहे थे। अमन जी बस, वो भी अमन जी मैं उसी तरफ इशारा कर रहा था। अमन जी बस 2 सेकंड। जो व्यक्ति शहीदों के शहादत पर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हुए कैमरा की तरफ मुंह करके फोटो खिंचवाने की इच्छा रखता हो, आप उससे संवेदना की कितनी गुंजाइश रखते हैं? भूल जाइए। पता है संगीत रागी, मेरा सवाल ये नहीं है। मुझे पता है हैरानगी किस चीज की है। संगीत रागी मुझे हैरानगी इस चीज की है, पॉलिटिकल पार्टीज, डिजाइनर गैंग, सेकुलर गैंग, ये बुद्धिजीवी, ये लोग हो सकता है बेटी की राख पर राजनीति करना चाह रहे हो, मैं समझ सकता हूं। लेकिन विशाल, नैरेटिव बिल्ड कैसे हो गया? जो सच आपने बताया या जो सच जी न्यूज ने बताया, अचानक से सब निष्पक्ष, अचानक से सबको हाथरस का सच दिखने लगा। पहले पता तो होगा, देखिए ऐसा तो इनको पता नहीं होगा, पता सबको था, बोल नहीं रहे। गांव के लोग बातचीत करना चाहते थे, उनसे कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? अब इसके पीछे का क्या कारण है ये तो उन्हीं लोगों को आकर यहाँ बताना पड़ेगा। आखिर क्यों वो बातचीत नहीं करना चाहते थे। उसके अलावा कोई साक्ष्यों पर, कोई सबूतों पर काम नहीं करना चाह रहा था यहाँ पर। जब हमें ये पहले दावा किया गया रामू की माँ की तरफ से, ये वही घर है पीछे, ये तीनों भाई परिवार के इसी में रहते हैं, संदीप, रामू और रवि। तो रामू की माँ ने कहा कि मेरा बेटा डेयरी पर काम कर रहा था, सुबह 7 बजे गया था, 12 बजे के आसपास वापस आया। मैं वहां पे गया डेयरी पर, मैंने डेयरी मालिक से बात की, वो दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ पर 12 बजे तक मौजूद था। तो सीसीटीवी की भी बात सीसीटीवी, लेकिन वो ऑटो डिलीट होता है 7 दिन में। हाजिरी का रजिस्टर दिखाते हैं, कहते हैं आप देखिए प्रेजेंट है 14 तारीख को। इसके अलावा जो और तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, अलग अलग बयान आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, देखिए वो रजिस्टर हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव रजिस्टर है क्योंकि इसे अब क्राइम ब्रांच अपने साथ ले गई है, जांच चल रही है। और ये रजिस्टर ये साफ तौर से दिखाता है कि 14 तारीख को रामू के सामने, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो रजिस्टर, जो हाजिरी का रजिस्टर है, 14 तारीख में प्रेजेंट लगा हुआ है। 26 तारीख को रामू गिरफ्तार किया जाता है। 22 तारीख को रामू
22 तारीख को रामू का नाम जोड़ा जाता है, जो 3 आरोपी जोड़े जाते हैं वो 22 तारीख को जोड़े जाते हैं। 22 के बाद से लेफ्ट, यानी वो वहां पर काम करने नहीं गया। कहना नहीं चाहिए, तुलना तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, या उस तरफ की कठुआ की कहानी तो नहीं रिपीट हो रही है हाथरस में। वहां पर भी एजेंडा चलाया गया था, वहां पर सांप्रदायिक एजेंडा था, यहाँ जातिगत एजेंडा। कठुआ की कहानी तो नहीं रिपीट हो रही है हाथरस में। सुधांशु त्रिवेदी, संगीत रागी जी जो अभी कह रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ी सुनियोजित बात। आपने देखा हाथरस के लिए एक वेबसाइट बन जाती है, जस्टिस फॉर हाथरस, जिसका की विषय, सामग्री और प्रस्तुतिकरण बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय, जैसे अमेरिका में हुआ था ब्लैक लाइव मैटर्स, वैसे के साथ है। बलरामपुर में ऐसे कुछ भी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं पर ये एक सुनियोजित षड्यंत्रकारी प्रयास है। अच्छा, ऐसी एक वेबसाइट बनती है शाहीन बाग वालों के लिए, और अब उनके क्या क्या चीजें निकल के सामने आती हैं। देखिए, दोनों के बीच में समानता देखिए। शाहीन बाग वाले में वो स्थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं कि तेजाब रखो, मिर्ची का पाउडर रखो, हथियार रखो, हम दंगे में नहीं पड़ना चाहते। वो कह रहे हैं हम 92 और 2006 भुगत चुके हैं। तब वो लोग क्या करते हैं, 300 लोग बाहर से लेके आते। यहाँ पे आप देखिए वो वेबसाइट क्या समझा रही है हाथरस में, कि अगर ऐसा हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुलिस से कार्रवाई बचने के लिए ये करना पड़ेगा, फिर आपको इस ढंग से आके इकट्ठा करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हो गया कि कोई सरोकार नहीं है, ना किसी दलित के दर्द से, ना किसी गरीब के दर्द से, ना किसी बच्ची के बलात्कार से, केवल और केवल एक में उसके ऊपर राजनीति करनी है। मैं एक बात कह रहा हूं, तहसीन जी तो एक अच्छे वकील हैं, मैं बात कहना चाहता हूं, निर्भया के दुर्दांत बलात्कारियों को जब फांसी दी गई तो एक संस्था थी जिसने कहा कि उनको फांसी देना अमानवीय है, वो थी एमनेस्टी इंटरनेशनल। एक सप्ताह पहले सब लोग छाती ठोक के उसका समर्थन कर रहे थे आके। आज ये माफी मांगे कि हमने गलत किया, निर्भया के बलात्कारियों को मौत की सजा बिल्कुल जायज थी और इसको नाजायज कहने वाला घोर अमानवीय है। पूछिए इनसे, वहां पे भी सिलेक्टिव हो जाएंगे, यहां पे भी सिलेक्टिव हो जाएंगे। उद्देश्य केवल यह है कि किस प्रकार से, जो संगीत रागी जी ने कहा था ना, कहां कहां पे समाज में टकराव पैदा किया जा सकता है। और मैं अन्यथा न लिया जाए तो जो बलरामपुर में कहा जा रहा है वो MY कहा जाता है ना, वो माई है। अब माई है तो जब वो मेरा है तो उस पर कैसे बोलेंगे। इसीलिए अनुराग भदौरिया जी वहां लाठी डंडे बलरामपुर की बेटी तो दलित परिवार की बेटी है। अब मैं बोलूं, त्रिवेदी जी, बलरामपुर की बेटी भी तो दलित परिवार की बेटी है, वो भी तो दलित बेटी है। अरे बेटी में फर्क हो जाता है ना सर। शासनकाल में हैरानगी तो इसी चीज की है ना, तहसीन पुना वाला। आपका शासनकाल चल रहा है, फिर अनुराग भदौरिया जी के शासनकाल में इसी हाथरस के बगल में आगरा में, बीच में से मत बोलिए, तहसीन पुना वाला बोलेंगे, उनसे सवाल था। थैंक यू। संक्षेप में तहसीन पुना वाला, तहसीन, उसके बाद अनुराग जी। संक्षेप में 2-3 बातें, बहुत संक्षेप में। सबसे पहली बात कि विशाल ने कहा कि वहां पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, विशाल मेरे बहुत अच्छे मित्र है, वो ऑटो डिलीट हो जाता है। ये वो सरकार है जो 2017 के व्हाट्सएप चैट भी निकालती है। अगर वो ऑटो डिलीट हो गया तो योगी आदित्यनाथ जी और उनकी उत्तर प्रदेश पुलिस में इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि हार्ड ड्राइव पे जो वीडियो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। बहुत आसान चीज है, नेओटा रिट्रीव तो महाराष्ट्र भेज दीजिए, आपको रिट्रीव कर दे देते। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों रिट्रीव कर रही है हार्ड ड्राइव, जबकि केस सीबीआई को दिया गया है? वो क्योंकि सीबीआई का अब तक नोटिफिकेशन नहीं निकला। तीसरी बात, ये प्रेजेंट एब्सेंट मैं भी लगाया यहाँ पे, विशाल प्रेजेंट, सुधांशु जी प्रेजेंट, अनुराग प्रेजेंट, तहसीन प्रेजेंट। ये क्या, ये कोई सबूत हुआ? प्रेजेंट, इसकी कोई फोरेंसिक जांच हुई है? अरे फोरेंसिक या फिंगरप्रिंट एनालिसिस है, ये क्या बायोमेट्रिक था? ये क्या है? ये तो रजिस्टर कोई नहीं बना, मैंने भी बनाया। साफ कर देता हूँ तहसीन, मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ, ये सिर्फ तथ्य तहसीन, क्योंकि आप सबूत की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सिर्फ तथ्य रखे जा रहे हैं। ये जांच का विषय एजेंसियों का है, सीबीआई इस पर जांच करेगी, पुलिस जांच करेगी। जो अलग अलग पक्ष हैं, जो अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, वो हम रख रहे हैं, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं। करिए, उसके बाद विशाल मैं आपको दूंगा, आप बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए तहसीन। आप लोग क्यों इतने डिफेंसिव हो जाते हैं अक्यूज के लिए? क्यों इतने डिफेंसिव हो जाते हैं अक्यूज के लिए? क्या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये फैसला आया? और सुधांशु जी जो बात कर रहे हैं निर्भया के 2013 के बाद, क्या जो नए रेप के कानून बने, क्या उसमें 3 चीज बात बनी या नहीं कि डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ रेप को सबूत माना जाता है? इसमें कोई बहस नहीं होती, कोई डिबेट नहीं होता। दूसरी बात, स्पर्म और वजाइनल जो वजाइना पे
जो इंजरी है इसको सबूत नहीं माना जाता, क्योंकि रेप किसी चीज से भी हो सकती है, फॉरेन ऑब्जेक्ट से, उंगली से भी हो सकती है, और वजाइनल मार्क्स होना ये जरूरी नहीं, खास करके अगर 12 दिन के बाद एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्या ये बात सही है गलत है? लास्ट चीज, ये मेरिट पर मत डिबेट करिए तहसीन मेरे साथ, नहीं ये मेरिट पर मत डिबेट करिए। जिन दरिंदों ने ये किया ना, वो दरिंदे जानवर कहने पे मुझे शर्म आती है, जानवर से भी बदतर है, जानवर का अपमान होगा, उन दरिंदों को मैं जानवर कहूंगा। आज यहाँ पर बेटी के इंसाफ के लिए ही है, उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिले, हमारा मकसद वो नहीं है, बट हमारा मकसद ये था कि जिन लोगों ने बेटी के परिवार को हथियार बनाकर अपनी दंगों की रोटी सेकी ना, उनको एक्सपोज करना था। तहसीन मैं अब सुन लीजिए बिल्कुल आपको साफ कर देता हूँ, जो भी इस वक्त देख रहे हैं, जी न्यूज यहाँ से सिर्फ तथ्य दिखा रहा है, सारे पक्षों को दिखा रहा है, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे। निष्कर्ष पर पहुंचना कोर्ट का काम है, सीबीआई का काम है, या जो जांच एजेंसी उनका काम है। रही बात आप जो कह रहे हैं, जो हम प्रमाण दिखा रहे हैं, ये तमाम ऐसी चीजें जो गांव के लोग बात रख रहे हैं, उन बातों को हम आगे रख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए गांव के लोग कह रहे हैं दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। हम यहाँ ये भी कह रहे हैं अगर प्रेम संबंध था तो उसका मतलब ये नहीं कि संदीप पीड़िता की हत्या नहीं कर सकता, इसकी जांच होनी चाहिए उसकी। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, हम सिर्फ तथ्यों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे। इतना तो अनुराग भदौरिया आप ये अब मानेंगे कि सच की हत्या तो की गई इस केस में, कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से, हो सकता है आप लोग उसमें शामिल हो क्योंकि वो सच आपको सूट नहीं करता, प्लान्ड, बहुत ही प्लान्ड तरीके से सच बाहर नहीं आने दिया क्या? ये तो आप मानेंगे ना? हाँ बिल्कुल मानूंगा कि मैं बिल्कुल सच बाहर नहीं सरकार ने आने दिया। रात के अंधेरे में जिस बच्ची का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर दिया, तो सच को तो जला दिया आपने। सच को रोकते ना सुबह तक, तब तो आपने हिंदू की रीत रिवाज भी नहीं मानी। वैसे तो बड़ा हिंदुत्व की बात करते हैं आप वोट पाने के लिए, लेकिन जब बच्ची का शव जलाना होता है तो सुधांशु जी का मुंह बंद हो जाता है, चुपचाप हो जाते हैं। मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं, अभी बता रहे थे फंडिंग बाहर से आ रही है, तो इसके मतलब आपकी जो सरकार है वो फेलियर है, तंत्र आपका फेलियर है, पकड़ ही नहीं पाता कि फंडिंग हमारे गलत कामों के लिए हमारे देश में फंडिंग आ रही है। इसके और खतरनाक इसके मतलब तो आपकी सरकार तो एकदम ही निकम्मी है, यही नहीं पकड़ पाती है कि हमारे देश में गलत काम के लिए फंडिंग आ रही है, और आ रही है, लोग यहाँ काम भी कर रहे हैं। आप खाली न्यूज बनाने के लिए हैं या खाली न्यूज में बोलने के लिए कि कार्रवाई भी होनी चाहिए? जब कोई बात हो जाती तब आप कहते हैं ये आ रही थी, वो जा रही थी, पहले ही पकड़ना चाहिए ना। दूसरी बात, आपको याद है हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, क्या जस्टिस दिया आपने? 5 साल में लखनऊ की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, क्या हुआ है आज तक? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लखीमपुर में 2 बार बच्ची के साथ 2 बार हुआ, क्या न्याय है जरा बता दीजिए। अयोध्या में चलती गाड़ी में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, क्या न्याय दिया आपने, आप बता दीजिए। जौनपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, क्या न्याय दिया आपने, बता दिए। भदोही में बच्ची के साथ हुआ, क्या न्याय आपने दिया। कौशाम्बी में बच्ची के साथ हुआ, क्या न्याय आपने दिया। गाजियाबाद में बच्ची के साथ हुआ, क्या न्याय आपने दिया। कोई क्यों चुना दंगे के लिए? फिर देने के नाम लगातार इतनी सारी जगह बच्चियों के साथ हो रहा है, तो सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपको लेनी है, विपक्ष को नहीं लेनी है। पुलिस प्रशासन आपका है, कहाँ चले गए आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक बार भी फिर हाथरस कोई क्यों चुना? के साथ अन्याय हो रहा है, आप विपक्ष से सवाल हाथरस कोई क्यों चुना दंगे के लिए? बस ये बता देना अनुराग, आपको तो अंदर की बात पता होगी ना। मैं पूछता हूँ, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ हाथरस को ही दंगे के लिए क्यों चुना? और हर अच्छा, अनुराग भदौरिया को सरकार पकड़ के लाठी मैं ले रहा हूँ, उनका तो खुफिया तंत्र फेल, उनकी जो पुलिस प्रशासन ने रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार किया, उस पर तो मैं सवाल ले रहा हूँ। राजनीति कर नहीं रहा है, तो मैं सवाल ले रहा हूँ अनुराग, आपको पता होगा ना कि हाथरस को क्यों चुना था दंगे के लिए? क्योंकि आप लोग भी यहाँ पर हुड़दंग कर रहे थे, उसी दंगे की आग में घी डाल रहे थे ना अनुराग भाई। करते हो, जब किसान का आंदोलन होता है तो कहते हो विपक्ष का हाथ है, सीए के विरोध में बात होती है, बोलता है विपक्ष का हाथ है। जब वहाँ पे बुलंदशहर में इंस्पेक्टर शहीद सुबोध इंस्पेक्टर को मारा जा रहा था तो विपक्ष का हाथ बता रहे थे। जब कानपुर में विकास दुबे का जिसने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, तभी आप विपक्ष का समाजवादी का नाम ले रहे थे। आप अपना ध्यान भटकाने के लिए हमेशा विपक्ष में डालना चाहते हो, क्योंकि आप कमजोर सरकार, आपका पुलिस प्रशासन कमजोर है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष के कंधे पे बंदूक रखते हो। ये शर्म की बात और चिंता की बात है देश की। चलिए ठीक है अनुराग, आराम से अनुराग, बस एक सवाल था मेरा, ये हर कोई जितने भी लोग इस वक्त ताल ठोक के देख रहे हैं उनके जहन में आ रहा है, आप लोगों ने हुड़दंग दंगे के लिए हाथरस को ही क्यों चुना? बस इस जवाब कुछ तो होगा ना पैमाना कि यहाँ चलते हैं, यहाँ बवाल करेंगे, यहाँ दंगा करेंगे, यहाँ हुड़दंग करेंगे, कोई कुछ पैमाना होगा ना? पूछ तो रहा हूँ, कुछ पैमाना है आपका? मैं पूछ रहा हूँ हुड़दंग किसने किया, हुड़दंग किसने किया, लाठीचार्ज बेवजह क्यों? अरे वहां पे हमारे डेलीगेशन के नेता गए, अंदर नेता चले गए मिलने के लिए। आप चूंकि नेता हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ी है जो उनके मास फॉलोअर है ही नहीं। अरे अगल बगल के गांव अपने नेता को समझ में आ गया कि अखिलेश यादव खुद क्यों नहीं आए, और आपने लाठी चला दी, क्यों लाठी चलाई आपने? वो चुपचाप खड़े थे, अपने चले जाते अपने नेता का दर्शन करके दूर से, आपने लाठी चलानी शुरू कर दी। आपको बचाव करना जरूरी है,
ठीक है, सुधांशु जरूरी त्रिवेदी नहीं, मैं जवाब दे सत्य दीजिए बोल रहा भाई। हूं। रात के अंधेरे में सब सत्य कुछ जला बोल रहा है, हूं। वो तमाम जितने भी सवाल है वो जवाब दे दीजिए आप। सुधांशु देखिए, त्रिवेदी, इनकी मैंने सारी बात अखिलेश सुन क्यों ली। नहीं आया आपको पता लग गया? अगर इनके आपको भेज हिसाब दिया से लाठी खाने। ये जितने भी इन्होंने कांड गिनाए, इनमें यदि सरकार ने न्याय नहीं किया तो इनको वहां प्रदर्शन करते करते कर देना चाहिए था। और सरकार ने यदि कुछ भी किया, बच्ची के साथ अन्याय हुआ, क्या बात है भदौरिया जी, एक नौकरी दीजिए। हमने हाथरस में भी यही मांगा है। आपकी पूरी बात मैंने सुन ली। आप हमने लखीमपुर में नौकरी और आपको अब अपने टर्म में तो बोलने दीजिए। हमने भदौरिया में नौकरी और आर्थिक मदद, हमने कौशाम्बी में भी मांगा, हमने बुलंदशहर भी मांगा। आपने कहा दिया उनको आर्थिक मदद 50 लाख रुपए, नौकरी कब दिया आपने, जरा बता दीजिए मुझे। लेकिन हाथरस को ही क्यों दंगे के लिए चुना, इसकी वजह तो बता दीजिए ना। सुधांशु त्रिवेदी बोलने दीजिए ना, सुधांशु त्रिवेदी को बोलने दीजिए ना सर, डिबेट में थोड़ी ना हुड़दंग करेंगे। इन्होंने सब जगह सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, बाकी सबका ऑडियो बंद। अभी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हाथरस के लिए ही गए, चलो वहां भी हमने मान लिया। अनुराग जी, हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने जो कुछ भी किया हो, आप उसको संवेदनशीलता कहिए, चाहे जो कहिए, हमने पूरी ईमानदारी, पूरी सक्रियता, संवेदनशीलता से किया। मगर हमारे किसी नेता ने ये नहीं कहा कि लड़कों से गलती हो जाएगा। हमारे किसी नेता ने नहीं कहा कि कोई बलात्कार हुआ तो ये तो पॉलिटिकल बलात्कार था, फिर मुंह लटका कर सर्वोच्च न्यायालय के फटकार के बाद माफी मांगनी पड़ी हो। इसलिए आपकी सोच और हमारी सोच में अंतर है। फिर बड़बड़ाने लगे। एक हकीकत बोल दो तो बोलने लगते हैं। माफी मांगो आप देश से। आपका नेता बाराबंकी का जो नगर पंचायत के अध्यक्ष है, उसका पति क्या कहता है? आवारा थी लड़की आवारा थी, ये बोला रंजीत बहादुर ने। आपके जो विधायक है, मैंने बोला सुंदर सिंह ने क्या तरीका है बदतमीजी से बात करने का? कमाल है, ये आपको याद रखना पड़ता है। अनुराग, चलिए मैं पूजा मक्कड़ में आपके पास आ रहा हूँ। अब पूजा मक्कड़ में आपके पास आ रहा हूँ। अनुराग का बहुत गुस्सा आता है जब भी बच्चियों को लेकर या बेटियों को लेकर कोई इस तरह से बात करता है, तो अनुराग भदौरिया को बहुत गुस्सा आता है। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। अब रुक जाइए ना अनुराग, एक मिनट। पूजा मक्कड़ में आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जब बच्ची बेटियों को लेकर कुछ इस तरीके से कहा जाता है, अनुराग भदौरिया को खून खौलता है। उनका खून तब भी खौला था और मुलायम सिंह यादव को डांट लगा दी थी। मुलायम सिंह यादव को अनुराग भदौरिया ने डांट लगा थी जब उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। अनुराग वो शख्स हैं जो मुलायम सिंह यादव को भी डांट लगा देते हैं ये बोलने पर कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। मैं अनुराग भदौरिया आपका बहुत सम्मान करता हूँ। पूजा मक्कड़ मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है सर। पूजा, मुझे अच्छा लगा। मुझे पता है आप वो शख्स हैं जो मुलायम सिंह यादव को भी डांट लगा देते हैं ये कहने के लिए कि लड़के हैं, गलती हो जाती है बलात्कार को लेकर जो उनकी तरफ से कहा गया था। अनुराग भदौरिया, पूजा मक्कड़, एक चीज बताइए। 10 दिन, मेरे ख्याल से 9 से 10 दिन आप बता रही है वहां पर चीजें, 9 से 10 दिन हो चुके हैं। आरोपी सभी क्या पकड़े गए हैं? परिवार क्या कह रहे हैं? ये तमाम चीजें हम लोग समझना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं। उसके बाद सीपी सिंह में आपके पास आ रहा हूं, संगीत रागी आपके पास भी। पूजा, देखिए अमन, अभी जब मैं बात सुन रही थी और जिस तरह की बातें बलरामपुर की बेटी के बारे में अनुराग भदौरिया कह रहे थे, मुझे सुनकर अजीब लग रहा था कि एक बेटी की जान चली जाती है और उसके बाद इस तरह की बातें की जाती हैं। कोई ये नहीं जानना चाहता कि परिवार पर क्या बीत रही है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, सच कहाँ पहुँचा है। स्टूडियो में बैठकर ये कह देना, इस तरह के सवाल उठाना, ये शब्द मुझसे नहीं कहे जाएंगे जो उन्होंने कह दिए हैं। मैं सीधे आपको परिवार से ही बात करा देती हूँ। अभी तक 2 लोग, मैं जानकारी भी दे दूँ, 2 लोग पहले अरेस्ट किए गए थे, 2 लोग बाद में अरेस्ट किए गए हैं। लेकिन आपको लगता है कि तमाम आरोपी पकड़े गए हैं और अब इंसाफ मिल चुका है, मामला खत्म हो चुका है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मामला खत्म ही नहीं हुआ। अभी मेन आरोपी 2 ही पकड़े गए हैं और का पता चला ही नहीं है। पुलिस हमें और लोगों का पता बता ही नहीं रही है और ना उन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है कि और आरोपी कौन थे। मैं आपसे ये सवाल पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन लाइव में अगर कोई नेता ये कहते हैं कि लड़की के चरित्र पर ही सवाल उठाते हैं, आपकी बड़ी बहन है, आप उनकी छोटी बहन है, ऐसे सवालों को सुनकर कहीं दर्द होता है? क्या कहना चाहेंगी आप ऐसे नेताओं को? ऐसे नेताओं को तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि वो दर्द सिर्फ हम लोग को पता है। हम बात करना चाहेंगे, ऐसे नेता जो लड़कियों पर दाग लगाना चाहते हैं, पहले वो खुद के अंदर झांक के देखें, ठीक है? अगर वो हाथरस जा सकते हैं तो वो यहाँ क्यों नहीं आए? कम से कम उन्हें आना तो चाहिए था यहाँ। हम लोग का दुख दर्द अगर वो समझ नहीं सकते तो कम से कम उसको बढ़ा के हम लोग को और तकलीफ तो ना दें। देखिए अमन, मैंने बात की, परिवार ने बात की और आपने सबकी बातें सुन ली। किसी ने ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जो ऑन एयर जाने लायक ना हो। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि जिम्मेदार पार्टियों से जुड़े हुए जिम्मेदार नेता ऐसी बातें कहते हैं जिसकी सफाई हमें ना चाहते हुए परिवार से लेनी पड़ती है।
विशाल, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब एसआईटी की भी रिपोर्ट आज जो है उसको लेकर कहा जा रहा था कि आज जो है एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, पीएफआई एंगल की भी जांच की जा रही है और साथ ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। विशाल, देखिए अमन, एसआईटी का जो कार्यकाल था उसे 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। तमाम एंगल पर यूपी सरकार जांच कर रही है। यूपी सरकार को लग रहा है कि घटना के बाद से जो प्रदर्शन हुए एक साजिश थी यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की हाथरस में। और इसके अलावा अमन, अगर आप देखिए, 2 सवाल यहाँ पर बिल्कुल जायज बैठते हैं इन सब जांच के बाद भी। रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार क्यों किया गया? इसके अलावा अगर बलरामपुर में भी ये घटना घटती है तो ये सरकार का फेल्योर है कि आखिरकार कैसे ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो जाती हैं। ये 2 चीजें साथ में हमेशा जुड़ी रहेंगी। लेकिन हाथरस का जो हर एक पहलू है वो हम यहाँ ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना मानना है कि सारे तथ्य बाहर आ रहे हैं। अब इस पर जो भी निष्कर्ष आएगा वो जांच एजेंसियों को करना है, कोर्ट को करना है। सीपी सिंह साहब, जितने भी तहसीन कुछ कहना चाह रहे, बोलिए तहसीन, बोलिए तहसीन, बोलिए। उसके बाद संगीत रागी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, मैं सुधांशु जी के मैं उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं सुधांशु जी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सवाल पूछना चाहता हूँ। संगीत रागी जी या सीपी सिंह जी ने कहा कि मॉरिशस से फंडिंग आई थी। मॉरिशस की जो पीएम है प्रविंद जुगन्नाथ साहब, वो मोदी जी के बहुत बहुत अजीज मित्र है और मॉरिशस में मोदी जी ने एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी भूमिका निभाई ताकि हमारे रिलेशंस बने रहे जब हम मॉरिशस आ चुके थे। क्या सुधांशु जी ऑफिशियली ये मानते हैं कि मॉरिशस भारत के खिलाफ काम कर रहा है? क्योंकि जी न्यूज देश का सबसे बड़ा चैनल है, यहाँ पे अफवाहें नहीं फैला सकते, सुधीर जी इसको अलाउ नहीं करते। सुधांशु जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मोदी जी के संबंध है कि आज प्रवीण जी वहाँ के प्रधानमंत्री और आप जानते हैं भारत की भूमिका क्या थी चीन के विरोध। ये मोदी जी की जीत है कि हम मॉरिशस आप चीज को मानते हो? अफसोस हुआ कि तहसीन जी जैसा समझदार व्यक्ति जवाब नहीं दिया उसने कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऊपर विरोध के बारे में एक शब्द भर्त्सना का कहने। चलिए अब आपको मॉरिशस का जवाब देता हूं। मानेवर, मॉरिशस एक फ्री पोर्ट है और वहां से जो पैसा आता है उसको कहते हैं पीएन रूल, प्रॉमिसरी नोट। यानी वो पैसा जब आएगा यहाँ तो उसके पीछे कौन है? प्रॉमिसरी नोट वह मॉरिशस के संविधान के अनुसार वह ओपन नहीं किया जाता। इसीलिए सवाल यह है कि पैसा मॉरिशस से क्यों आया, ऐसी ही जगह से क्यों आया जहां की सरकार में पीएन रूल की व्यवस्था है। जैसे यदि पैसा किसी का स्विस बैंक से आए तो मतलब साफ है कि उसने आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की है। क्यों आया, कैसे आया से के साथ ही जुड़ा सवाल ये भी है, किसके लिए आया? इसका जवाब दे देता हूं। मुझे जवाब पैसा क्यों आया, कैसे आया से के साथ ही जुड़ा सवाल ये भी है, किस लिए आया? क्या दंगों को भड़काने के लिए आया? सीपी सिंह 30 सेकंड में जवाब। देखिए, शाहीन बाग के बाद में दिल्ली में हिंदू और मुस्लिम दंगा हुआ, उसी पैटर्न पे हाथरस में हिंदुओं को हिंदू तोड़ो और मुस्लिम जोड़ो की राजनीति के तहत हिंदुओं को 2 भाग में करके दलित गैर दलित करके जातीय दंगा फैलाने की साजिश रची गई। क्योंकि यहाँ दलितों की संख्या कम है इसलिए बाहर से लोग लाए गए और इसीलिए हम कह रहे हैं अभी रुक रहे हैं, लेकिन आज 8 बजे आप जी न्यूज जरूर देखिएगा क्योंकि हाथरस केस की आप समझिए दिशा बदलने वाला सबसे बड़ा खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं। हाथरस केस की दिशा बदलने वाला सबसे बड़ा खुलासा, हाथरस फाइल्स, रात 8 बजे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.